हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर की। ये एक्सरसाइज बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। तो ये एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले और इसको सॉल्व करने से पहले आई होप आपने अलजेब्राइक मेथड्स वाली वीडियो देख ली होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x plus y equals 14, x minus y equals 4। तो चलिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन को यूज करने के लिए। तो x plus y equals 14 फर्स्ट इक्वेशन एंड x minus y equals 4 हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगी क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट की वैल्यू निकालना उससे इजी है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x equals 4 plus y, थर्ड इक्वेशन हमारी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x equals 4 plus y इन इक्वेशन 1। हम हमेशा जो भी हमने इक्वेशन यूज की है सब्स्टिट्यूट वाली वैल्यू को निकालने के लिए, हम उस सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू को हमेशा उस एक इक्वेशन में पुट करते हैं जिसको हमने यूज नहीं किया है। आप वापस इसको जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कुछ फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है, आपको कुछ एक्स वाई नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना जिसको हमने यूज नहीं किया है। चलिए तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स की वैल्यू को 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इक्वल्स 14। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल्स 14। तो 2y इक्वल्स 14 माइनस 4, 2y इक्वल्स 10। सो y इक्वल्स 10 ओवर 2। यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई है, उसको हम इस हमारी थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 9। सो हेंस सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू 5 है। ठीक है, ऐसे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है, इजी है, बस कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक मत करना। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे पहली इक्वेशन दी हुई है s माइनस टी इक्वल्स 3 एंड सेकेंड इक्वेशन दी हुई है s ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इक्वल्स 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना इजी है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाल ली 3 प्लस टी, इसको हम मार्क कर देंगे हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल्स 3 plus t in equation 2, we will get 3 plus t over 3 plus t over 2 equals 6। अब हम पहले एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम बेटा 3 टाइम्स 2 6 बनेगा। अब इसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए, डिनोमिनेटर को बेसिकली 6 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 टाइम्स 3 प्लस टी हो जाएगा एंड प्लस टी अपॉन 2। अब इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये 3t हो जाएगा इक्वल्स 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स 2 करेंगे तो 6 आ गया, 2t आ गया प्लस 3t, और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होके 36 बना देगा। यहाँ पे 2t प्लस 3t हमारे पास 5t आ जाएगा, और ये 6 उधर जाके 36 में से माइनस होके 30 बना देगा। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई 30/5 विच इज 6। तो t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी थर्ड इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ s। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9। सो हेंस s is equals to 9 and t is equals to 6 is our solution। चलिए थर्ड पार्ट, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, तो आपको वही करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल्स 3, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स 9। अब देखा जाए तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन में 3 कॉमन ले लूँ तो वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ही बन जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ से अब मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगी, तो क्या करेंगे हम, माइनस वाई इक्वल्स 3 माइनस 3x कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 3, उल्टा हो जाएगा, सब में से माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूटिंग y equals 3x minus 3 in equation 2, we will get 9x minus 3 times 3x minus 3 equals 9। यहाँ से हमें मिल जाएगा बेटा 9x minus 3 times 3 9x हो गया, ये माइनस का 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 9 equals 9। यहाँ से हमारे पास क्या गया, 9x minus 9x 0, 9 equals 9। अब अगर आपने एल्जेब्राइक मेथड्स वाली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया था आपको कि जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है कि सेम नंबर आ जाता है इक्वल्स टू में, तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है बेटा। तो दिस इंप्लाइज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, क्यों ऐसा है कि 9 इक्वल्स 9 आने पे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे बेटा? क्योंकि x और y की वैल्यू पे आपका ये डिपेंड ही नहीं करता। 9 इक्वल्स 9 हर केस में होगा, चाहे आप जो मर्जी x की वैल्यू ले लें। तो इसीलिए आप जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक y की वैल्यू आ जाएगी और वो इन दोनों पेयर्स का सोल्यूशन होगा। क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस अगर ध्यान से देखो दूसरे की मल्टीपल है, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 है यहाँ पे। तो इसीलिए ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है। ठीक है, अगर आपको एक आधा सॉल्यूशन लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट x इक्वल्स 1 ले लो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स 1 माइनस वाई इक्वल्स 3। सो माइनस वाई इक्वल्स 3 माइनस 3 विच इज 0। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो यहाँ से x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो एक सॉल्यूशन हमने बता दिया कि ये बनेगा, बाकी इसके सॉल्यूशंस और भी बहुत हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो इसको हम लिख लेते हैं। बेटा जब भी बोर्ड का पेपर सॉल्व करोगे ना, तो जो इक्वेशंस क्वेश्चन में दी हुई हैं वो इक्वेशंस अपनी आंसर शीट में लिख के उनको फर्स्ट और सेकंड जरूर मार्क कर देना। क्योंकि दो इक्वेशंस आपकी क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है, बट एग्जामिनर चाहता है कि आप उन्हें अपने आंसर में भी लिखो और उसको ऐसे फर्स्ट और सेकंड मार्क करो, ताकि आपके लिए इजी हो जाता है रेफरेंस देना कि अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं या सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है सॉल्यूशंस का। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, 0.2x इक्वल्स 1.3 माइनस 0.3y। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2x। ठीक है, चाहो तो हर एक में से डेसिमल की वैल्यू हट सकती है, क्योंकि ये 13/10 हो जाएगा, वो 3/10 हो जाएगा, यहाँ 2/10, तो सारे 10 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसको चलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी इक्वेशन 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, सॉरी बेटा यहाँ पे x नहीं आएगा, 0.2 इन इक्वेशन 2, हमें क्या मिलेगा, 0.4 टाइम्स 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। अब 0.2 और 0.4 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 आता है, यहाँ पे 0.2 मत लिख देना गलती से, हमेशा अपनी कैलकुलेशंस को चेक करना। और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो 0.6y और 0.5y, तो ये माइनस का 0.1y बचेगा, 2.3 माइनस का 2.6, तो ये माइनस का 0.3 बचेगा।
यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 0.3 अपॉन माइनस का 0.1 विच इज नथिंग बट 3। अब इस वैल्यू को हम x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, सो 0.9 अपॉन 0.2। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.3 में से अगर 0.9 को माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास बचेगा 0.4। तो 0.4 अपॉन 0.2 विच इज नथिंग बट 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इज आवर सॉल्यूशन। सो y इक्वल्स 3 एंड x इक्वल्स 2। हेंस करके हम लिख देंगे एंड में कि हेंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Solve the pair of linear equations by the substitution method. Root 2x plus root 3y equals 0. Root 3x minus root 8y equals 0. स्क्वायर रूट देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी है। बस जो आपको मेथड पता है ना, लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करते जाओ। स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के कभी नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए, तो रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स 0 मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0 मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में से अपनी सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ से रूट 3x इक्वल्स टू रूट 8y आ जाएगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगी कि मेरे x की जो वैल्यू है वो रूट 8 अपॉन रूट 3y है, ठीक है। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूटिंग x equals root 8 over root 3y in equation 1, we get root 2 into root 8 upon root 3y plus root 3y equals 0। अब यहां से देखो बेटा, रूट 8 क्या होता है, रूट 8 को देखो अगर, तो ये होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ठीक है। तो बेसिकली 2 का एक पैर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये 2 रूट 2 होता है। और इस 2 रूट 2 को जब आप अब 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो रूट 2 टाइम्स रूट 8 क्या बन जाएगा, 2 रूट 2 टाइम्स रूट 2। तो ये रूट 2 और रूट 2 मिलकर फिर से 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। तो इसीलिए अब हमारा जो ये न्यूमरेटर है इसका, ये 4 बन जाएगा। तो रूट 2 इंटू रूट 8 इज 4। सो 4 ओवर रूट 3y प्लस रूट 3y इक्वल 0। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमारे पास क्या बनेगा, 4y रूट 3 इंटू रूट 3 फिर से 3y आ जाएगा अपॉन रूट 3 इक्वल्स 0। अब 4y प्लस 3y बेटा हो जाएगा हमारा 7y, और रूट 3 इधर जाके हो जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू 0 अपॉन 7 विच इज 0। अब x में पुट कर देंगे y की वैल्यू को, तो x इक्वल्स रूट 8 ओवर रूट 3 टाइम्स 0। यहाँ से वैल्यू 0 आ गई, तो हेंस हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स 0 इज द सोल्यूशन, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। चलिए, 3x अपॉन 2 माइनस y, चलिए अब इसमें बेटा हमें क्या दिया हुआ है, 3x ओवर 2 माइनस का 5y ओवर 3 इक्वल्स -2 फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x ओवर 3 प्लस वाई ओवर 2 इक्वल्स 13 ओवर 6 हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इस क्वेश्चन में चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो पहले, और चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे तो x ओवर 3 की वैल्यू आ जाएगी 13 ओवर 6 माइनस का y ओवर 2। ये 3 उधर चला जाएगा, तो 3 टाइम्स 13 ओवर 6 माइनस का y ओवर 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 ओवर 2 माइनस का 3y ओवर 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई बेटा। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इन इक्वेशन 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 13 ओवर 2 माइनस 3y ओवर 2, ठीक है। और साथ में इसके हमारे पास है 3 ओवर 2 था, सॉरी, माइनस 5y ओवर 3 इक्वल्स -2।
3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39/4 माइनस 9y/4 माइनस 5y/3 इक्वल्स -2 आएगा हमारे पास। अब 39/4 को हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ से माइनस का 9y/4 माइनस 5y/3 इक्वल्स -2 माइनस का 39/4 है ना, हाँ 39/4। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 27y माइनस का 20y इक्वल्स -8 माइनस 39/4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 27 माइनस का 20 बेटा माइनस का 47y/12 हो गया, माइनस का 39 माइनस का 8 भी माइनस का 47/4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -47/4 मल्टीप्लाइड बाई 12/-47। फॉर -47 से -47 गया, 4 टाइम्स 3 इज 12, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि y की वैल्यू जो है वो 3 है। अब y की वैल्यू 3 को हम हमारी x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने यूज की थी सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो x इक्वल्स 13/2 माइनस 3/2 टाइम्स y, यही था 3/2 टाइम्स y। यस, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 13/2 माइनस 9/2 विच इज इक्वल्स टू 13 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को। तो यहाँ से आ जाएगा 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हेंस x equals 2 and y equals 3 is the solution of given pair of linear equations. I hope ये clear है आपको। चलिए next question पे चलते हैं। Solve 2x plus 3y equals 11 and 2x minus 4y equals -24 and hence find the value of m for which y equals mx plus 3. अब चलिए इसको करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी जो कि आपके लिए यूजफुल होगी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशंस है 2x plus 3y equals 11 एंड 2x minus 4y equals माइनस का 24। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब अगर ये एलिमिनेशन मेथड पे होता तो मजा आ जाता है इसको सॉल्व करने में क्योंकि 2x और 2x है दोनों में, x का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हम उसी से करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद है, अभी तक एनसीईआरटी में एलिमिनेशन आया नहीं है, एलिमिनेशन इस एक्सरसाइज के बाद आएगा, तो इसीलिए हमें उसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करना चाहिए। तो अब यहाँ से हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन यूज कर रही हूँ, तो 2x इक्वल्स माइनस का 24 प्लस 4y आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी -24 प्लस 4y/2। यहाँ से हम x की वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो -24/2 करोगे तो यहाँ से माइनस का 12 आ जाएगा और 4/2 करोगे तो 2y आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूटिंग in equation 1, what do we get? We get 2 times -12 plus 2y plus 3y equals 11. So this will give us, on simplifying a little further, 2 times -12 हो जाएगा बेटा -24, 2 times 2 हो जाएगा 4y plus 3y equals 11। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो -24 को उधर ले जाएंगे एंड 4y plus 3y हो जाएगा 7y, 11 plus 24, 7y equals 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, तो y की वैल्यू आ गई 35/7 विच इज इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो इसको यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -12 प्लस 2 टाइम्स 5, तो -12 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो हेंस हमारे सॉल्यूशन क्या बन गए, x इक्वल्स -2 एंड y इक्वल्स 5। लेकिन आपको यहीं रुकना नहीं है, अभी एंड नहीं करना है क्वेश्चन को, क्योंकि हमें एक और चीज दी हुई है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स mx प्लस 3, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो बेटा, अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5।
तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। y इक्वल्स mx+3 है। हम इसमें हमारे x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास m की वैल्यू निकल आए। तो y की वैल्यू क्या है 5 m टाइम्स -2 + 3, 5 - 3 करेंगे इक्वल्स टू -2m आ जाएगा। 5 - 3 2 इक्वल्स -2m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई बेटा 2/-2 विच इज -1। m की वैल्यू आ गई -1। तो ये इक्वेशन क्या बन गई है -x+3। अब बेटा ये m है क्या, ये m एक्चुअली में बहुत सिग्निफिकेंस है इस m की। ये m जो होता है आपका इन y इक्वल्स mx+c टाइप की इक्वेशन में, ये जो m होता है ये स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, राइज अपॉन रन। कि आपकी जो लाइन है उस पे सपोज करो ये इतनी टेढ़ी लाइन है, इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। आपकी ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे बेटा कोई भी 2 पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, x1 y1 और x2 y2। अब स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हो, राइज, कि इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए वर्टिकली कितना राइज आया। वर्टिकली आपको y के चेंज से मिलता है, जो वर्टिकली चेंज हो रहा है, जो y एक्सिस में चेंज हो रहा है वो हमारा राइज देता है, विच इज y2 - y1। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रन हो रहा है वो हमें x का चेंज दे रहा है, विच इज x2 - x1। तो ये जो रेशो है ऑफ राइज एंड रन, इसे हम स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं। अब ये स्लोप ऑफ अ लाइन हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाएंगे और अगर आप मैथ्स लेंगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर HOTS टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ये बन जाता है कि परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है। तो बस आपको इतना अभी के लिए इतना समझने की जरूरत है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, अगर कोई दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें चेक करना है कि क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल्स mx+c फॉर्म में, कि एक साइड सिर्फ y रहेगा और बाकी सब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। उसके बाद हम इनका स्लोप निकालेंगे और देखेंगे स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। परपेंडिकुलर लाइंस का तो चलो स्लोप इतना नहीं पूछा जाता है, बट पैरेलल लाइंस का स्लोप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पैरेलल लाइंस इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस अगर कोई दो लाइंस हैं तो उनका जो स्लोप होगा बेटा वो इक्वल होगा। ये याद रख लेना कि अगर दो लाइंस पैरेलल आई हैं उनका स्लोप निकालोगे वो इक्वल होगा। बस ये इतनी सी इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज नो हार्म टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो अगर हो सकता है कभी कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ो तो अच्छा ही है ना। थोड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, आगे बढ़ना है, 11th क्लास में जाना है, ठीक है। चलो, अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो ये आप पार्ट स्किप कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं थी इस सब की, ठीक है। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब हमें नहीं पता कि दो नंबर क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी x and y. Now what is given to us is one number is 3 times the other. So given one number is 3 times the other. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हम मान लेते हैं कि x जो है वो 3 टाइम्स y है। आप y इक्वल्स टू 3 टाइम्स x भी ले सकते हैं, नो हार्म इन दैट, ठीक है। तो यहां से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा है तो डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इजी है क्वेश्चन। अब सेकेंड इक्वेशन कहां से मिलेगी, इस इंफॉर्मेशन से, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब बेटा सोचो कि x माइनस वाई करोगे या y माइनस एक्स करोगे, यहाँ आपका क्वेश्चन सारा डिपेंड करता है इस इंफॉर्मेशन पे। अब आपने लिया है कि x 3 टाइम्स y है, तो ऑब्वियसली x जो है वो y से बड़ा है ना। तो अगर x y से बड़ा है और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तभी तो एक पॉजिटिव 26 आएगा। अगर छोटे नंबर में से जो कि y है हम बड़े नंबर x को माइनस करेंगे तो क्या डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, नहीं, डिफरेंस नेगेटिव आएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने x को बड़ा नंबर लिया है, x इक्वल्स 3y लिया है, तो आपको जो सेकंड इक्वेशन है वो x माइनस वाई इक्वल्स 26 लेनी चाहिए। और अगर आपने y इक्वल्स 3x लिया होता तो आपको y माइनस एक्स इक्वल्स 26 लेना होता। ये है बेटा मेक और ब्रेक पॉइंट इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज गिवन टू अस, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 26। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 26, हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन को, तो सब्सटीट्यूटिंग x equals 3y in equation 2, we get 3y minus y equals 26। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2y equals 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 26/2 which is 13। अब y की वैल्यू 13 आ गई, हमें पता है कि x की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 टाइम्स y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स 13 which is 39। तो hence the numbers are 39 and 13। और सही भी है कि 39 is 3 times 13 and 39 minus 13 is also 26। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बेटा वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्रीज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्रीज होता है। तो ये आप याद रखना। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट x एंड y be two supplementary angles such that x is greater than y। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो मैंने ले लिया कि x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। अब एंगल सप्लीमेंट्री है तो इसीलिए उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल को एक्सीड करता है बाय 18। मतलब लार्जर एंगल, जो भी लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। तो लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल प्लस 18। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स y प्लस 18 इन इक्वेशन 1 वी गेट y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स 180 डिग्रीज। यहाँ से क्या आ गया, 2y इक्वल्स 180 डिग्रीज माइनस 18। तो 2y इक्वल्स 180 माइनस 18 बेटा 162 हो जाएगा। तो y इक्वल्स 162/2 विच इज 81 डिग्रीज। अब 81 डिग्रीज अगर y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या थी, y प्लस 18 डिग्रीज थी। तो 81 प्लस 18 डिग्रीज, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, 99 डिग्रीज। सो हेंस the two angles are 99 degrees and 81 degrees। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, that is 1750 rupees। Find the cost of each bat and each ball। अब हमें नहीं पता क्या कॉस्ट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट the cost of each bat be rupees x and let the cost of each ball be rupees y। ठीक है, तो हमने कॉस्ट लेट कर ली। अब अगर 7 बैट्स है, एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 7 बैट्स की कॉस्ट 7x रुपीज होगी। और अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है तो 6 बॉल्स की 6y होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 7x प्लस 6y इक्वल्स 3800 हो जाएगा।
एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3x प्लस 5y इक्वल्स 1750 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड को मैं यूज करूंगी अपनी x की वैल्यू को निकालने के लिए। तो 3x इक्वल्स 1750 माइनस 5y, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y ओवर 3। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू इन 1 वी विल गेट 7 टाइम्स 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स 3800। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से, तो हमारे पास आएगा 0, 7 5 से 35, 7 7 से 49, 49 प्लस 3 विल बी 52, 7 1 is 7 plus 5 is 12. So 12250 आ गया, minus 7 times 5 is 35y upon 3 plus 6y equals 3800. तो अब हम एलसीएम ले लेंगे। 12250 minus 35y plus 6 times 3 is 18y upon 3 equals 3800। इस 3 को उधर रह जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो 12250 माइनस का 35 है और प्लस का 18 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 17y, और 3800 इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 00411। ठीक है, चलो माइनस का 17y इक्वल्स 11400 माइनस 12250। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके बेटा हमारे पास आएगा माइनस का 850, y इक्वल्स माइनस का 850 अपॉन माइनस का 17। अब जो ये 850 है बेटा 17 से डिविजिबल है 5 टाइम्स। अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 50, क्योंकि 17 5 साइज 85, तो 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको यूज करेंगे x की वैल्यू को निकालने के लिए। 50 आई है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1750 माइनस 5 टाइम्स 50 विल बी 250 अपॉन 3। तो 1750 में से बेटा 250 माइनस करेंगे, हमारे पास 1500 आ जाएगा ओवर 3। 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 5 विच इज 500। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 एंड y की वैल्यू आई हमारे पास 50। सो हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 bat is ₹500 and cost of 1 ball is ₹50। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि कुछ भी सॉल्व कर लो, लेकिन अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के बिना आंसर को कंप्लीट नहीं माना जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? अब इसमें दो चीजें हैं कि एक कोई फिक्स चार्ज है और एक कोई चार्ज पर किलोमीटर है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? सबसे पहले तो हमें देखना है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the charge per kilometer be ₹Y। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि चार्जेस विद द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी ऑफ फिक्स चार्ज। ठीक है, हो गया ये। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹115 के लिए उसने ₹105 पे किए। तो अब फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पर किलोमीटर भी लेगा। तो इसके लिए क्या है, हमें गिवन क्या है कि चार्ज पेड या अमाउंट पेड फॉर
10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹105। तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का 10y चार्ज इज इक्वल्स टू 105 रुपीज, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि अमाउंट पेड फॉर 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹155। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 15y इक्वल्स 155। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 माइनस का 10y। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन में। On substituting, we will get 105 minus 10y plus 15y equals 155। तो 105 को उधर ले जाते हैं, माइनस 10y प्लस का 15y विल बी 5y इक्वल्स 155 माइनस 105। तो 5y की वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 5 गया 0 एंड 15 में से 10 गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 10। अब जो इसका मतलब क्या है कि चार्ज पर किलोमीटर है वो 10 रुपीज है। अब हम x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x की वैल्यू थी 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 टाइम्स 10 which is equals to 105 minus 10 times 10 is 100, तो 5, यानी कि जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपीज है। सो हेंस फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 and charge per किलोमीटर इज ₹10। चलिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to the numerator and denominator, or if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction। हमें फ्रैक्शन ढूंढना है, हमें नहीं पता क्या फ्रैक्शन है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 18। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 11x माइनस का 9y इक्वल्स 18 माइनस 22, यानी कि माइनस का 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3 न्यूमरेटर में भी ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी ऐड कर देंगे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। तो 6x माइनस का 5y इक्वल्स 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, (11x इक्वल्स -4 प्लस 9y। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूटिंग x equals -4 plus 9y over 11 in equation 2। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 6x minus 5y। सो 6 times x minus 5y equals -3 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -24 प्लस 6 टाइम्स 9 इज 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स -3। एलसीएम ले लेते हैं, -24 प्लस 54y माइनस 55y, 11 इधर चला जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा। 54 माइनस का जो 55 है ये माइनस y हो गया, -33 प्लस 24, तो y की वैल्यू -y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -33 प्लस 24 करेंगे तो ये नेगेटिव का 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब y की वैल्यू 9 आ गई, इसमें x को पुट कर देते हैं, x में पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -4 प्लस 9 टाइम्स 9 अपॉन 11 which is -4 plus 9 times 9 is 81 upon 11। तो 81 में से
-4 हो गया तो हमारे पास आ गया 77, तो ये आ गया 77/11 से x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू जो थी हमारी आई है 9। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, हेंस द फ्रैक्शन इज 7/9 आंसर। चलिए, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो जेकब और उसके बेटे की, उसके सन की हमें एज निकालनी है। हमें नहीं पता क्या एज है, लेकिन हमें एक रिलेशन तो दिया हुआ है। जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 years ago, एंड 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो 5 साल बाद जो होगा और 7 साल पहले जो हुआ है, सॉरी 5 साल बाद जो होगा और 5 साल पहले जो उसकी एज में रिलेशन है, दोनों की एज में, वो हमें दिया हुआ है। अब अगर हम उसकी प्रेजेंट एज को x और y मान लेते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लेट जेकब्स एज 5 years ago be x years and Jacob's son's age 5 years ago be y years। तो अब जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया कि जो जेकब की एज है वो 7 टाइम्स हिज सन की एज है, तो ये फर्स्ट रिलेशन मिल गया हमें। अब 5 years हेंस, 5 years हेंस बेटा आज का, तो पहले तो जो 5 साल पहले की एज है उसमें 5 साल ऐड करके आज किए जाएगी और आज के 5 साल ऐड करके अगले 5 साल की जाएगी। समझो मैं क्या कह रही हूँ कि प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी जेकब की, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब विल बी x प्लस 5 years, क्योंकि अगर 5 साल पहले वो x years का था तो 5 साल के बाद वो x प्लस 5 years का होगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी y प्लस 5 years। ये है इनकी प्रेजेंट एज। तो अब 5 साल बाद की एज क्या होगी, इसमें 5 साल हम और ऐड कर देंगे। जेकब्स एज आफ्टर 5 years will be x plus 5 plus 5 which is equals to x plus 10, क्योंकि ये उसकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज के 5 साल बाद वो x plus 10 years का हो जाएगा। ठीक है, एंड सन्स एज आफ्टर 5 years will be y plus 5, उसकी प्रेजेंट एज, एंड प्लस 5 which is y plus 10 years। अब इनकी 5 years के बाद वाली जो एज है उसमें हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यानी कि जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज के। ठीक है, तो x प्लस 10 इक्वल्स 3y प्लस 30। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स 30 माइनस 10 विच इज 20। ये हमें मिल गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो बेटा x इज इक्वल्स टू 7y था, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So substituting x equals 7y, we get 7y minus 3y equals 20। अब 7 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 4y आ जाएगा। So 4y equals 20, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 years। अब y की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी 7y, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 टाइम्स y विच इज 35 years। अब ये मत लिख देना कि उसकी प्रेजेंट एज 35 years एंड 5 years है। याद करो कि हमने जो x और y लिया था वो उनकी 5 साल अगो की एज ली थी। उनकी जो प्रेजेंट एज है वो x प्लस 5 एंड y प्लस 5 है। ठीक है, तो जो लेट किया है उसके अकॉर्डिंग करना है हमें। तो हेंस Jacob's present age is 35 plus 5 equals 40 years and his son's present age is 5 plus 5 which is equals to 10 years। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर।
अब हमने इसमें प्रेजेंट एज को x और y ना लेके पिछली एज को क्यों x और y लिया था, मतलब कि 5 साल पहले की एज को? इसलिए बेटा क्योंकि हमें प्रेजेंट एज में कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ था। हमें या तो रिलेशन दिया हुआ था 5 years अगो वाली एज में या 5 years हेंस, यानी कि आने वाले 5 साल के बाद वाली एज में। तो इसीलिए हमने 5 साल पहले वाली एज को x और y लिया। अगर हमें प्रेजेंट एज के बीच में रिलेशन दिया होता तो हम प्रेजेंट एज को x और y लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मेंशन कीजिएगा। जो भी आपका डाउट है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको क्लियर किया जाए। थैंक यू।